हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल iTube क्लासेस में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे ही मैं एक शब्द बोलता हूं चाइना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? धोखेबाज, चीटरकॉक, बुली, अग्रेसिव, कम्युनिस्ट और हमें तो सबसे बड़े वायरस देने वाला कंट्री कोरोना वायरस एंड टिकटॉक। दोस्तों, काफी टाइम से चाइना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली पिछले 8-10 सालों में जब से उसकी इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, करीब 21 पड़ोसी देशों के साथ चाइना के कुछ ना कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, चाहे वो रशिया हो, मंगोलिया हो, जापान हो, कोरिया हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, इंडिया हो, चाहे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो। लगभग 21 देशों के साथ चाइना के छोटे या बड़े टेरिटोरियल इश्यूज चल रहे हैं और चाइना कॉन्टिन्यूसली अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहा है। टेरिटोरियली वो अपनी एक्सपेंशन को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये बात हम सभी को पता है। तो आज अब इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं उन कुछ रीजंस की कि चाइना ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, चाइना अचानक से एक एक्सपेंशनिस्ट टाइप की कंट्री क्यों बनता जा रहा है। दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हिस्टोरिकल रीजंस। बहुत ज्यादा एरिया में चाइना कभी के टाइम में रूल हुआ क्या करता था, जिसे हम किंग डायनेस्टी का रूल भी बोलते हैं। जैसे मंगोलिया, कुछ पार्ट जो कोरिया का है वो भी, जापान वाले कुछ पार्ट में भी, रशिया के कुछ पार्ट में भी, और अपने आसपास की कंट्रीज में काफी एरियाज में चाइना किंग डायनेस्टी के टाइम पे रूल किया करता था। लेकिन हिस्टोरिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई सारी ऐसी ट्रीटीज की गई चाइना के साथ, जिसकी वजह से चाइना को अपनी जगह जो है, अपनी लैंड जो है दूसरी कंट्रीज को गंवानी पड़ी। जैसे रशिया और जापान के साथ वो मंचूरिया वाला रीजन, मंगोलिया वाला रीजन, ओपियम वॉर के साथ ब्रिटेन को हांगकांग देना पड़ा, और ऐसे बहुत सारे रीजन जो चाइना को उस टाइम पे दूसरी कंट्रीज को देने पड़े। इसे चाइना जो है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन भी बोलता है। जब किंग डायनेस्टी थोड़ी कमजोर पड़ रही थी, तब चाइना काफी कमजोर पड़ रहा था मिलिटरीली, तो दूसरी कंट्रीज ने उसके ऊपर अटैक किया और उसकी काफी सारी जमीन को वो हथिया लिया है। अब चाइना जब मिलिटरीली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो चाइना का यह मानना है कि जो मेरी लैंड थी उसको मैं लेके रहूंगा, यानी हिस्टोरिकली जो मेरा था वो आज भी मेरा होना चाहिए। तो चाइना का ये आर्गुमेंट है। इस आर्गुमेंट के अगेंस्ट कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं इस क्लेम की बात करूं तो कल को मैसेडोनिया, जहां से अलेक्जेंडर बिलोंग करते थे, तो मैसेडोनिया के लोग कहने लगेंगे कि आधा ग्लोब तो मेरा है। कल को मंगोलिया वाले, जहां से चंगेज खान आते थे, वो कहने लगेंगे पूरा चाइना ही मेरा है, बिकॉज एक टाइम पे मंगोलिया के जो किंग हुआ करते थे चंगेज खान, वो ऑलमोस्ट पूरी चाइना के ऊपर रूल किया करते थे। ऐसे तो कल इंडिया भी क्लेम करने लगेगा कि श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इवन इंडोनेशिया वो भी मेरा है, बिकॉज कभी के टाइम पे कुछ इंडियन रूलर्स ने यहां पे भी रूल किया था। तो चाइना का ये आर्गुमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज, वेस्टर्न पावर्स और यूरोपियन पावर्स चाइना के इस क्लेम को क्रिटिसाइज करती हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों, जब आप कमजोर होते हो तो आपके ऊपर दुनिया रूल करती है, जब आप कमजोर होते तो आपको दबाया जाता है। चाइना का यह मानना है। अब चाइना बिकॉज इकोनॉमिकली और मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो चाइना चाहता है कि उसका वो पुराना स्टेटस, उसकी वो पुरानी पावर जो है वो वापिस मांगी जाए। अगर कोई मांग के नहीं देता है तो उसे फोर्सफुली लिया जाए। दोस्तों, चाइना के अपनी पड़ोसी कंट्रियों के साथ बहुत सारे टेरिटोरियल इशू हैं, चाहे जिसमें रशिया हो, मंगोलिया हो, कोरिया हो या जापान हो। और काफी चाइना के लोग तो ये मानते हैं कि पूरे का पूरा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वो चाइना का ही पार्ट है। एक सबसे बड़ा रीजन, एक सबसे बड़ा एरिया जहां पे सबसे ज्यादा टेरिटोरियल इशू है वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी पे दोस्तों बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो क्लेम करते हैं, या कुछ आइलैंड्स के ऊपर क्लेम करते हैं, जैसे कंबोडिया हो गया, आपका वियतनाम, फिलीपींस, जापान, कोरिया एटसेट्रा। तो पूरे साउथ चाइना सी को चाइना क्लेम करता है कि उसकी टेरिटरी है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, वैसे तो चाइना हिस्टोरिकल क्लेम की बात करता है कि साउथ चाइना सी कभी उसका पार्ट हुआ करता था, लेकिन जो एक्चुअल रीजन जो यहां पे है वो है यहां के रिसोर्सेज। जी हां, चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी नेचुरल गैस के लिए और ऑयल के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इंडिया। तो दोस्तों, साउथ चाइना सी भरा पड़ा है रिसोर्सेज के साथ। पास्ट में की गई कुछ रिसर्च और प्रेजेंट में की गई रिसर्च के मुताबिक
साउथ चाइना सी के अंदर लगभग 190 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस है। इसके अलावा लगभग 11 बिलियन टन वहां पे जो है क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज मिलते हैं। तो बस दोस्तों, सारा खेल इस माया का है। सभी के सभी कंट्रीज माया के पीछे भाग रहे हैं और इसी वजह से साउथ चाइना सी में सारे के सारे आस पड़ोस की कंट्री जो है कबड्डी खेल रहे हैं। दोस्तों, साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सालों से चाइना जो है वो फिशिंग एक्टिविटीज को करता आया है, जिसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब चाइना फिशिंग के अलावा साउथ चाइना के सी को अपना पार्ट मानने लगा, उसको अपनी टेरिटरी का पार्ट मानने लगा और जो दूसरी कंट्री जो वहां पे कुछ एक्टिविटी करती थी उनको आंख दिखाने लगा। दोस्तों, चाइना के मिलिट्री एक्सपेंशन को मिस्टर जी की 2012 की उस बात से भी रिलेट किया जा सकता है जिसमें उन्होंने चाइनीज ड्रीम की बात की थी। दोस्तों, चाइनीज ड्रीम क्या है? चाइनीज ड्रीम यह है कि 2020 तक चाइना को एक ठीक ठाक प्रोस्पेरस कंट्री बनाना है, 2035 तक चाइना की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है और 2050 तक चाइना को एक वर्ल्ड लीडर यानी कि सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर बनाना है। तो दोस्तों, ये सारा खेल उस चाइनीज ड्रीम के लिए किया जा रहा है जिसकी बात मिस्टर जी ने 2012 में की थी। अब इस चाइनीज ड्रीम पाने से होगा क्या? चाइनीज ड्रीम पाने से होगा ये कि चाइना को अपना पुराना स्टेटस वापस मिलेगा। एक्चुअली जैसे हम इंडियन लोग इंडिया को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और हम मानते हैं कि हिस्टोरिकली इंडिया एक विश्व गुरु हुआ करता था, ऐसा ही कुछ क्लेम चाइना के लोग भी करते हैं। दुनिया की दो सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन है चाइना और इंडिया। अभी रिसेंट टाइम तक लगभग 150 साल तक चाइना और इंडिया वर्ल्ड का 50% जीडीपी शेयर करते थे। तो बस सारी समस्याओं की जड़ यहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे किसी गांव में दो बड़े ठाकुर या बड़े जमींदार होते हैं, दो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यानी कि अपने भोकाल को मेंटेन करने के लगातार कुछ ना कुछ तरकीबें लड़ाते रहते हैं। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि दो इक्वल पावर वाले लोग आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करते हैं, लेकिन वो तरीके ढूंढते रहते हैं कि कैसे दूसरे को नीचा दिखाया जाए और अपने भोकाल को मेंटेन किया जाए। यहां फर्क सिर्फ इतना है कि चाइना को अपना भोकाल दिखाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। उभरते हुए पड़ोसी को देख के जलन होना लाजमी है और इसीलिए चाइना कुछ ना कुछ तरकीबें लड़ा के इंडिया को परेशान करता रहता है, कभी अरुणाचल में, कभी उत्तराखंड में और इस बार लद्दाख वाले रीजन में, जैसा हम सबको पता है। देखिए दोस्तों, एक कॉमन टेंडेंसी होती है कुछ लीडर्स की, जब भी उनकी कंट्री में कुछ इंटरनल क्राइसिस होता है, जब भी उनकी पॉपुलैरिटी डोमेस्टिकली कम होने लगती है, तो वो लोग अपने देश की जनता को एक खिलौना थमा देते हैं और यह खिलौना होता है एग्जिस्टेंस का, नेशनल सिक्योरिटी का और आउटसाइड थ्रेट का। चाइना में जब भी कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस होता है तो चाइना हमेशा से इस टेक्निक को अपनाता हुआ आया है। चाइना में जब कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस होता है तो चाइना हमेशा ही आउटसाइड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है और मीडिया पे 24 घंटे उसी न्यूज को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वहां के डोमेस्टिक इश्यूज को लोग कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। अभी प्रेजेंट में दोस्तों यही हो रहा है और पास्ट में भी यही हुआ था। जब 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर वॉर किया था, उस टाइम चाइना के अंदर बहुत बड़े लेवल पे फेमाइन था, जिसकी वजह से करोड़ों लोग वहां पे मर गए थे। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया। इस बार भी सिचुएशन चाइना में कुछ ऐसी ही चल रही है। हांगकांग वाले इशू की वजह से चाइना में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है और फिर आ गया कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस की वजह से चाइना में बहुत लोग मर गए, जिसकी वजह से वहां के लीडर्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा नीचे चली गई। तो बस फिर वही हुआ, लोगों का ध्यान खींचने के लिए आउटसाइड यानी कि बॉर्डर पे इशू क्रिएट किए गए, जिसमें इस बार फिर से लद्दाख वाले रीजन में चाइना ने इंडिया के साथ इशू क्रिएट किया है। हमारे देश में भी आपने ऐसा कुछ देखा होगा, जब भी आपके देश के इंटरनली कुछ डिस्टरबेंस होने लगती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगते हैं, तो गवर्नमेंट कभी कभी पाकिस्तान वाले इशू को लेके आती है, फिर न्यूज में 24 घंटे वही दिखाया जाता है और लोगों का ध्यान कुछ टाइम के लिए डाइवर्ट हो जाता है। दोस्तों, ये टेक्निक बहुत पुराने टाइम से पॉलिटिशियंस के द्वारा अपनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, हिस्टोरिकली जब चाइना वीक था तो चाइना के ऊपर बहुत सारी ट्रीटीज को थोप दिया गया और उसकी बहुत सारी लैंड को ले लिया गया, लेकिन अभी चाइना को ऐसा लग रहा है कि उसके पास मौका है और उसको अपनी पुरानी टेरिटरीज को हासिल कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब गरीब होते हो तो हर कोई आपको कुचलता है, लेकिन जब आपकी जेब में पैसा आता है तो आप लोगों को आंख दिखाना शुरू कर देते हो। हालांकि एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। चाइना जो कुछ भी कर रहा है वो अपने इंटरनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है।
उनका यह मानना है कि जब इस टाइम दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ी पावर है तो उसको चैलेंज देने का जो मादा है, चैलेंज देने की जो कैपेसिटी है वो इस टाइम सिर्फ चाइना के पास है। अगर आप अग्रेसिवनेस की बात करते हो तो लगभग दुनिया में 800 मिलिट्री बेस हैं यूएस आर्मी के, लेकिन चाइना के सिर्फ एक मिलिट्री बेस है, वो भी जिबूती में। और चाइना क्लेम करता है कि वो मिलिट्री बेस उसने इसलिए बनाया है ताकि वो अपने ट्रेड को सिक्योर कर सके। देखिए दोस्तों, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार साफ है कि इस बार चाइना ने इंडिया को फिर से आंख दिखाई है, लेकिन वो एक बात भूल गए हैं कि अभी इंडिया 1962 का इंडिया नहीं है भैया, इंडिया अभी एक न्यूक्लियर पावर है। एनीवेज, अगर आप चाहते हो कि इंडिया और चाइना के करंट इश्यू पे मैं आपसे बात करूं तो इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना सकता हूं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बता सकते हो कि मुझे वो वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं तो चाइना को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, देखिए चाइना भाई थोड़ा प्यार से रहो। इंडिया वाले थोड़ा पीस लविंग लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। आप भी चैन से रहो, हमें भी चैन से रहने दो। हमारी जो जनता फालतू बैठी है प्लीज इसे टिकटॉक की वीडियो बनाने दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हमारा जो यूथ है बेचारा परेशान हो जाएगा। तो भैया प्यार से रहो, हमें भी प्यार से रहने दो, सभी का इसी में भला है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगा। आप इस इशू के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हो कि इंडिया और चाइना के करंट इशू में मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।